लैंग्वेज के थ्रू ही आपको पूरा वर्क करना है। इसमें रिएक्ट के अंदर टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। मतलब आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहो तो करो, अदरवाइज डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर इसका जावा स्क्रिप्ट का होता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि ये टू वे डेटा बाइंडिंग को सपोर्ट करता है। टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कि इसके अंदर का जो फ्लो होता है डेटा का वो दोनों तरफ से होता है। मतलब आपके पास मान लीजिए कंट्रोलर है, मतलब क्लास है, और इधर आपके पास एक व्यू फाइल है। आपने एक ए नाम का मान लो एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया और इसको आपने बाइंड करा टेक्स्ट फील्ड से। तो मतलब इसका मतलब ये है कि यदि आप इस टेक्स्ट फील्ड में चेंज करोगे तो इस वेरिएबल के स्टेट में चेंज होगा, इधर चेंज करोगे तो इधर चेंज होगा। तो टू वे डेटा बाइंडिंग का मतलब ये है कि व्यू टू कंट्रोलर एंड कंट्रोलर टू व्यू, दोनों तरफ से हम उसके अंदर के डेटा को या उसके स्टेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। रिएक्ट हमेशा वन वे डेटा बाइंडिंग को ही सपोर्ट करता है, इसमें टू वे डेटा बाइंडिंग नहीं। इसमें व्यू से कंपोनेंट, आपका जो रिएक्ट के अंदर का जो व्यू लेयर है वो सिर्फ कंपोनेंट के अंदर के स्टेट को चेंज करता है। यूजेस HTML टेम्पलेट्स, इसमें आप HTML का पूरा टेम्पलेट यूज़ होता है, इसमें अलग से कोई टेम्पलेट यूज़ नहीं होता। मतलब जैसा आप एक नॉर्मल HTML पेज के अंदर डिजाइनिंग लिखते हो, कोडिंग लिखते हो, सेम पैटर्न में आपको एंगुलर में कोड करना है। इसके अंदर JSX यूज़ होता है, जावा स्क्रिप्ट विथ XML। मतलब आपको HTML के अंडर में आपको जावा स्क्रिप्ट इसमें लिखना रहता है, और सॉरी जावा स्क्रिप्ट के अंडर में आपको HTML लिखना रहता है। और HTML को आप एक JSX फॉर्मेट, JSX अपने आप में एक मॉडिफाइड लैंग्वेज है जावा स्क्रिप्ट की, तो इसका व्यू लेयर पूरा JSX पे चलता है। स्टीप लर्निंग कर्व है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आपको जो इसका लर्निंग है ये थोड़ा, मतलब आप ये समझ सकते हो कि एज़ कंपेयर टू रिएक्ट इसका जो पर्टिकुलर लर्निंग कर्व है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब इसमें जनरलाइजेशन है, रिएक्ट सीखने में थोड़ा सा आसान है। तो मैंने आपको ये बताया कि फ्रेमवर्क जो होते हैं वो थोड़े से मतलब क्रिटिकल होते हैं एज़ कंपेयर टू लाइब्रेरी। उसका रीज़न ये है कि फ्रेमवर्क के अंदर के जो रूल्स होते हैं उसको आपको फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग करना है। रिएक्ट में आप डायरेक्टली, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, इसमें डायरेक्ट आप कोडिंग करो। पर फ्रेमवर्क में एक पर्टिकुलर क्या होता है, उसका खुद का एक गाइडलाइन है कि आपको इस गाइडलाइन को फॉलो कर करके ही काम करना है। दैट्स वाई थोड़ा सा फ्रेमवर्क के अंदर आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को आप आसानी से इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि आपको पहले से क्या क्या आना चाहिए। जैसे मान लो कुछ लोग इस बैच में डायरेक्टली यदि एंगुलर पढ़ रहे हैं जिनका HTML CSS नहीं हुआ है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट और बेसिक टाइप स्क्रिप्ट यदि हो सके तो आप इतनी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लीजिए, तो आपको एंगुलर अच्छे से समझ में आएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पर यह है कि जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का नॉलेज यदि थोड़ा है, यदि टाइप स्क्रिप्ट का नहीं है, जावा स्क्रिप्ट का भी है तो चलेगा। अब यदि आपको इसका इन्वायरमेंट, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आप एंगुलर का इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे आपको अपने मशीन के अंदर एंगुलर यदि फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करना चाहते हो, यदि आपके मशीन में एंगुलर नहीं है, तो सबसे पहले आपको नोड जेएस का इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा। आई होप सभी के मशीन में नोड जेएस वैसे होगा, क्योंकि आजकल तो जावा स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस भी हम नोड जेएस इन्वायरमेंट में ही करते हैं। पर यदि नहीं है तो आप पहले अपने मशीन पे नोड जेएस डाउनलोड कर सकते हैं फॉर विंडोज़। आप कमांड से करना चाहते हैं तो कमांड से भी कर सकते हैं, और यदि डायरेक्टली आप इसका MSI भी होता है, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर, आप इस पर क्लिक करके, बहुत ही सिंपल सेटअप है इसका।
डाउनलोड्स में जाइए और यहाँ से आप इसको ओपन विथ विंडोज़ इंस्टॉलर में जा कर के आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैनेज कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, इसलिए मैं दोबारा से इसको डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज़ वेट द सेटअप रिजल्ट प्रिपेयर टू गाइड यू थ्रू माइग्रेटिंग द फीचर्स। पहले वो पूरा चेक करेगा ये। नेक्स्ट, ठीक है, और इस तरीके से आई एक्सेप्ट और इस नेक्स्ट करके आप पूरी तरह से जहाँ पर भी आपको इसको इंस्टॉल करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है, क्योंकि नोड एक्चुअली क्या रहता है कि जितने भी आज के डेट में चाहे Vue.js हो, एंगुलर हो, रिएक्ट हो, ये सब npm के थ्रू ही क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। npm मतलब होता है नोड पैकेज मैनेजर। तो एक्चुअली क्या होता है कि नोड एक्चुअली इन सभी सॉफ्टवेयर के अंदर के पैकेज को मैनेज करता है। मतलब इनके अंदर के जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं या जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सब कौन हैंडल करता है, npm करता है। तो इसलिए पहले आपको npm तभी सपोर्ट होगा जब आपके मशीन में नोड होगा। इसलिए पहले फर्स्ट में आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे वो रिएक्ट हो चाहे वो एंगुलर हो। अब आपके मशीन में चेक करना है कि नोड है कि नहीं है, तो आप cmd ओपन करके और सिंपल आप लिख सकते हो नोड -v। नोड -v का मतलब ये है कि नोड आपके मशीन में प्रेजेंटेड है। ठीक है, ये नोड का वर्जन आपको शो करके दे देगा। तो दिस इज अ प्राइमरी स्टेप्स। आप npm नोड पैकेज मैनेजर ये भी आप चेक कर सकते हो। ये आपके नोड के सेटअप के साथ वैसे इनबिल्ट ही रहता है, अलग से आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इतना आपको मैनेज करना है। उसके बाद फिर आपको एंगुलर को आपको इंस्टॉल करना है, एंगुलर CLI npm install -g का मतलब ये होता है कि ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा आपके मशीन पे @angular/CLI। ये इसका कमांड है। इस कमांड को उठाना है और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैनेज करना है। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि कभी कभी सर्वर लेवल के जितने भी चीज़ें होती हैं इनको यदि आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इंस्टॉल करना है तो कमांड प्रॉम्प्ट को विंडोज़ में ख़ास तौर से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके ओपन करिए, क्योंकि रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं होती है तो कभी कभी कुछ इंटरनल फाइल स्किप भी हो सकते हैं। और यदि इंटरनल फाइल एक बार स्किप हो गया तो उसको डिबग करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसलिए इंस्टॉलेशन जितना आसान होता है उतना टफ भी होता है, क्योंकि बहुत सारे मशीन्स में विंडोज़ में ख़ास तौर से एंगुलर नहीं चलता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ एक ही होता है कि हम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के करस्पॉन्डिंग उसको रन नहीं करते। तो रन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करिए। लिनक्स तो खुद ही एरर दे देता है। लिनक्स में तो यदि आप बिना सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के यदि कुछ चीज़ इंस्टॉल करते हो तो पहले ही बोल देगा कि परमिशन डिनाइड। पर विंडोज़ ऐसा परमिशन डिनाइड नहीं बोलता है, वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। इसलिए कमांड प्रॉम्प्ट को हमेशा रन एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर करके ही ओपन करके और फिर ये कमांड चलाइए, तो आपके लिए बेटर होगा। तो ये कमांड आपको चलाना है npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नोड इंस्टॉलेशन का रिक्वायरमेंट ही यही था कि यदि मैं नोड इंस्टॉल नहीं करता तो npm जो है आपका जो इस पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो भी आपका एंगुलर के अंदर का जो CLI है उसको मैनेज ही नहीं कर सकता। अब मेरे मशीन में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं वापस से इसको नहीं चला रहा हूँ। आप अपने मशीन पे इसको चला सकते हो। अब कैसे चेक करेंगे कि ये मशीन्स के अंदर इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, इसके लिए मैंने नीचे ही कमांड बताया है। तो मैं इसको दोबारा से इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि मेरे मशीन पे ऑलरेडी एंगुलर इंस्टॉल्ड है। अब आपको चेक करना है कि कौन सा वर्ज़न एंगुलर का मेरे मशीन पे इंस्टॉल्ड है, तो आप NG वर्ज़न लिखिए। यहाँ से आपको पूरा दिख जाएगा एंगुलर CLI का वर्जन ये है, Node.js पैकेज मैनेजर
ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन ये आपको बता देगा। अब यदि किसी के पास लिनक्स मशीन है और वो इंस्टॉल करना चाहते हैं इसको, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिनक्स मशीन में सूडो ऐप्ट अपडेट कर लीजिए। सूडो ऐप्ट इंस्टॉल नोड जेएस npm इस तरीके से कमांड से, और फिर बाकी कमांड तो आपको सूडो मतलब वही है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जो विंडोज़ में होता है, लिनक्स में सुपर यूजर डू, एस यू सूडो का मतलब सुपर यूजर डू, ठीक है, मतलब हमने उसको एडमिनिस्ट्रेशन का राइट्स दे दिया। ठीक वही ऐसे ही कमांड आपको मैक में भी चलेंगे, मैक के कमांड्स भी आप सर्च कर सकते हो एनजी वर्जन से, आप बाकी तो कमांड आपके सेम है। तो एक तरह से देखा जाए तो एंगुलर आपको बस एक बार ही इंस्टॉल करना है अपने मशीन में, बार बार आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। एंगुलर CLI का इन्वायरमेंट एक बार ही आपको बनाना है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट की, क्योंकि आपको एंगुलर में यदि वर्क करना है तो आपको एंगुलर के अंदर के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो एंगुलर के प्रोजेक्ट को यदि आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे पहले ये कमांड आपको चलाना पड़ेगा, ng new my angular app। अब जैसे जहाँ पर भी आपको बनाना है, अभी मैं करेंटली सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 के अंदर हूँ, अब इसको मुझे डी ड्राइव में बनाना है। मैंने इसका नाम दे दिया ng new my एंगुलर प्रैक्टिस प्रोजेक्ट या प्रैक्टिस ऐप, मैंने इसका नाम दे दिया ng न्यू एंगुलर प्रैक्टिस ऐप। तो इस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनना चालू हो जाएगा। CS, अब विच स्टाइल से सिस्टम वुड यू लाइक टू यूज़, आपको कौन सा CSS यूज़ करना है, टेलविन CSS यूज़ करना है, SCSS यूज़ करना है, ये आपसे ऑप्शन पूछेगा। मुझे अभी नॉर्मल CSS यूज़ करना है। डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग SSR एंड स्टैटिक साइड जनरेशन SSG, ठीक है, अभी मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करना है, मैं तो सिर्फ फ्रंट एंड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, उसको क्लाइंट साइड रेंडरिंग करना है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया N, ठीक है। तो सर्वर साइड रेंडरिंग के बारे में बताऊंगा। आजकल फ्रंट एंड वाले लैंग्वेजेस भी सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करना चालू कर चुके हैं। तो सर्वर साइड रेंडरिंग जैसे मान लो आप कोई भी बैकएंड के अंदर का जो भी आपका कोड रहता था, वो पहले क्या होता था कि सर्वर उसको रेंडर करता था फिर ब्राउज़र के पास भेजता था। उसी स्कीम पे आज के डेट में एंगुलर और रिएक्ट भी काम कर रहे हैं, एंगुलर नेक्स्ट रिएक्ट ये भी। तो अभी मुझे सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं कराना है, तो आप इसको एन कर सकते हो। डू यू वांट टू सर्वर साइड रेंडरिंग, इसके बाद ये नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये सभी टाइप के जितने भी प्रोजेक्ट के अंदर की जितने भी लाइब्रेरीज़ हैं उन सभी को ये इंस्टॉल करेगा प्रोजेक्ट के साथ ही। अलग अलग टाइप के पैकेजेस इंस्टॉल करेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। अब अलग अलग मशीन्स के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसका टाइमिंग घट बढ़ भी सकता है। हेलो हाँ जी। सर, मुझे ये एमपीएम और नोड ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ, नोड पूरा एक इन्वायरमेंट होता है और npm क्या होता है, एक पर्टिकुलर टूल है जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप की एडिशनल लाइब्रेरी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो नोड पैकेज मैनेजर मतलब नोड के अंदर के किसी भी सॉफ्टवेयर को या कि आपको इंस्टॉल करना है या किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना है या किसी भी सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है या कुछ बिल्ड करना है, तो वो सब के लिए आपको npm नोड पैकेज मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। तो मतलब एक कमांड लाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो, ओके। ठीक है। सर हम ये एंगुलर का कौन सा वर्जन सीखने वाले हैं?
एंगुलर का मैंने वर्जन तो मतलब कुछ भी वर्जन मेंशन नहीं करोगे, जो लेटेस्ट है मेरे ख्याल से लेटेस्ट अभी एंगुलर का 20 है कि 21 21 है है। ना, 21 मार्च में आया था। हाँ वो लेटेस्ट ही होगी। यदि आपको ओल्डर वर्जन करना है तो फिर वर्जन का नाम भी देना पड़ेगा। ठीक है, जब ओके, अपन आप अभी इंस्टॉलेशन 21 करते हैं मतलब ना, अभी। तो वहाँ पे हाँ एट द हाँ। रेट ये 21.1.2 ये वाला वर्जन होगा इसमें। सर अच्छा। इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, एआई मॉडल कौन सा डू यू वांट टू इनेबल नहीं, सर्वर साइड, एआई ये मॉडल इनेबल कोई? नहीं करना है, क्योंकि वो फिर वो नो। ऑटोमेटिकली सब कोड लिख के देने लग जाएगा। तो एआई मॉडल यदि आप डेवलपमेंट यूज़ करते हो तो कर सकते हो, बाकी प्रैक्टिस के लिए तभी एआई मॉडल से दूर रहो, क्योंकि वो सब कुछ रेडीमेड लिख के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आपका जो पूरा प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट है ये पूरी तरह से क्रिएट हो चुका है। अब इसके लिए आप कोई सा भी टूल यूज़ कर सकते हो। आपको यदि कोडिंग जिसमें भी बेटर हो, सबसे अच्छा तो वी एस कोड ही है, क्योंकि फ्रंट एंड के लिए सबसे पॉपुलर जो एडिटर है या आईडी टूल है दैट इज़ वी एस कोड। तो आप वी एस कोड में चले जाओ। सर इसको हम लोग डॉट नेट में यूज नहीं कर सकते? हाँ जी बताइए। इसको हम लोग डॉट नेट में यूज नहीं कर सकते? आवाज़ आपकी स्पष्ट नहीं आ रही है। सर ये लास्ट में जो आपने कमांड बताया था एनजी सर्व, ये इंस्टॉल होने के बाद चलाना? हाँ ये इंस्टॉल होने के बाद चलाना है। अभी मैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओपन कर रहा हूँ, फिर अपन उसको चलाएंगे। एन जी सर्व मतलब होता है सर्वर, जो ओके। एन जी को मतलब जो आपका एंगुलर है उस एंगुलर के अंदर के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, ऐप को स्टार्ट करना, रन द प्रोजेक्ट या रन द ऐप। ओपन कर सकते हैं फाइल, ओपन फोल्डर। अब जिस भी नाम से हमने बनाया, किस नाम से बनाया था हमने अपना प्रोजेक्ट, एंगुलर प्रैक्टिस ऐप, ये देख सकते हो ये बना हुआ है। इस फोल्डर को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये नोड मॉड्यूल्स जितने भी आपने npm के थ्रू इंस्टॉलेशन किए उसके पूरे मॉड्यूल्स आपके इसी के अंदर हैं। और इस तरीके से इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे पब्लिक फोल्डर्स है, इसके बाद ये src है। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। ठीक है, src के बाद फिर ये ऐप ये सबसे मेन कंपोनेंट है। और जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं वो सभी के सभी इस HTML पे, इसलिए उसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, कि पूरे एंगुलर में सिर्फ एक ही HTML पेज है और यही HTML पेज पूरे के पूरे एप्लीकेशंस को मैनेज करती है। ठीक है, तो इसका आर्किटेक्चर यही है कि आपको एस आर सी के अंदर ऐप, और ऐप के अंदर ये पूरा का पूरा एक प्रॉपर कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर अलग अलग टाइप के लेयर भी होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर ये फाइल जो है आपकी दैट इज़ कॉल्ड, ये पूरा का पूरा जो कंट्रोलर मतलब ये मेन कंपोनेंट बेस्ड फाइल है। ठीक है, तो इसके बारे में अभी डिटेल में इसका पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा। अब इसको यदि आपको रन करना है, जैसे अभी एक रेडीमेड एक एप्लीकेशन आपके सामने, एक कंपोनेंट, एक रूट कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं, वो पहले से बना हुआ है। और ये वाला जो पूरा का पूरा ये डिजाइनिंग, ये पूरा HTML का पेज है। इस HTML पेज के अंदर का जितना भी कंटेंट है वो कंटेंट अब आपके सामने क्या होगा, शो होगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट कंटेंट आपका app.html पेज के अंदर का जो भी कंटेंट है वही इसके अंदर रेंडर होने वाला है। तो यहाँ पर आप जाइए। अब इसमें CD करना पड़ेगा अभी आपको। चाहो तो आप इस पर्टिकुलर कमांड को VS कोड के टर्मिनल से भी चला सकते हो, और यदि आपको टर्मिनल से नहीं चलाना है, आपको CMD से चलाना है, जैसे आप लिनक्स मोस्टली यूज़ करते हो तो आप उसके टर्मिनल से ही चलाते हो, तो दोनों जगह से चला सकते हो, बात एक ही है। और अब इसके सर्वर को यदि चालू करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ng सर्व। Would you like to request users data about the project with Angular team, Google's privacy policy? ठीक है, ये तो टर्म्स कंडीशन है। For more details how to change the settings, नहीं करना चाहता मैं।
और ये इसका पर्टिकुलर पोर्ट नंबर है। एच प्लस एंटर से भी आप इसको जा सकते हो, डायरेक्टली आप इसको ब्राउजर्स के अंदर जा करके और यहाँ पर आप लिख सकते हो लोकल होस्ट हेलो एंगुलर। ये एंगुलर का एक डिफ़ॉल्ट पेज है, इसका खुद का ट्यूटोरियल्स भी है, आप इसके ट्यूटोरियल से भी पढ़ सकते हो। इसका पूरा डॉक्स है, प्रॉम्प्ट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एआई। एआई से यदि आपको प्रॉम्प्ट लिखा लिखा करके सीखना है तो वो भी कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ें इसमें ट्यूटोरियल्स के अंदर एक एक चीज़ें ये बताता है। लर्न एंगुलर इन योर ब्राउजर्स, एंगुलर एआई ट्यूटोरियल्स, बिल्ड योर फर्स्ट एंगुलर ऐप लोकली, सिग्नल्स, ऐसे टॉपिक वाइज पूरे ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पर मैनेज्ड है। एंगुलर का प्लेग्राउंड है, यहाँ पर आप जैसे मान लो आपको एंगुलर को इंस्टॉल नहीं करना है और आपको क्लाउड के अंदर ही एंगुलर की प्रैक्टिस करनी है, तो आप यहाँ से भी इसकी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है। ये एंगुलर का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें एसआरसी और एसआरसी के अंदर ऐप है, और ऐप के अंदर तीन चीज़ें होती है बेसिकली। यदि आप ऐप ओपन करेंगे, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये व्यू लेयर है आपका ऐप डॉट एच टी एम एल, जो अभी आपको शुरू स्टार्टिंग में जो दिख रहा है वो ऐप डॉट एच टी एम एल ही दिख रहा है, जिसमें सभी कंटेंट्स और ये सभी चीज़ें लिखी हुई है। तो द मेन फाइल इज़ दिस। आफ्टर दैट ऐप डॉट टी एस फाइल, ये टाइप स्क्रिप्ट, मतलब इसमें जितने भी फाइल आपको बनेंगे उसमें कहीं पर भी जे एस नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें पूरी चीज़ें टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू ही मैनेज्ड है। तो टाइप स्क्रिप्ट जो होता है वो स्ट्रांगली टाइप्ड होता है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में बस एक ही डिफरेंस है कि जो जावा स्क्रिप्ट है इसमें डेटा टाइप का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता। आप डेटा टाइप मेंशन करो या ना करो, इससे कोई लेना देना नहीं है। पर टाइप स्क्रिप्ट में आपको टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो किस रेफरेंस से क्रिएटेड है या किस क्लास से क्रिएटेड है। जैसे आप जावा जावा क्या है, आपका एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, उसमें आपको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ता है। तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं पहले आपको टाइप स्क्रिप्ट के एक दो एग्जांपल बताऊँगा, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर मैनेज करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आपका एक फ़ाइल है मेन डॉट टी एस फाइल, ठीक है, ये फाइल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस भी कंपोनेंट को आपको इसको रेंडर करना है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना रहता है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे देखा जाए तो रूट कंपोनेंट आपका ऐप ही रहता है, और उसी के अंडर में हम दूसरे कंपोनेंट को कॉल करते हैं। तो कैसे कंपोनेंट को कॉल करेंगे, किस तरीके से एग्जीक्यूट, मतलब एक कंपोनेंट के अंदर दूसरे कंपोनेंट के डेटा को कैसे मैनेज करेंगे, वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें एंगुलर डॉट जेसन फाइल और पैकेज डॉट जेसन फाइल, तो जितने भी लाइब्रेरीज़ आपने npm के थ्रू इंस्टॉल करे हैं उनकी पूरी डिपेंडेंसीज यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कौन कौन से वर्जन, जैसे आपको वर्जन्स देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इसमें 21.1.0 वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट है, एंगुलर कोर का ये वर्जन है, RxJS का ये, मतलब जितने भी इसके अंदर के जो लाइब्रेरीज़ हैं उन सभी लाइब्रेरीज़ के वर्जन्स भी आप यहाँ से देख सकते हो। पूरे कॉन्फ़िगरेशंस आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। और ये एंगुलर के अंदर का जो इंटरनल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसका पूरी चीज़ें हैं कि एंगुलर के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट को किस तरीके से पूरा हैंडल, तो एंगुलर के अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा का पूरा आपको एंगुलर डॉट जेसन के अंदर मिलेगा। तो जो टी एस फाइल है उसके अंदर आपको किसी भी कंपोनेंट के अंदर का जो लॉजिक वाला काम है, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट का जो कोड है, मतलब जैसे मैं आपको समझाने के लिए, जैसे आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ के आए हो आप, तो जो जावा स्क्रिप्ट वाला जो कोड है वो पूरा का पूरा आपको इस टी एस फाइल में लिखना है एज अ टाइप स्क्रिप्ट। जो डिज़ाइनिंग वाला कोड है, मतलब जो एच टी एम एल वाला कोड है, वो पूरा का पूरा आपको ये डॉट एच टी एम एल पेज जो आपके सामने दिख रहा है, इस डॉट एच टी एम एल पेज के अंदर लिखना है। और एप्लीकेशन बूटस्ट्रैप, एप्लीकेशन जिसको भी आपको स्टार्ट करना है, मैनेज करना है, उसको आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है,
ठीक है, बाकी मैं आगे आपको वन बाय स्टेप किस तरीके से इसके अंदर एक बेसिक प्रोग्राम से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम इसके अंदर नॉर्मल छोटे छोटे जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनको किस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, कैसे फॉर्म एलिमेंट्स में रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, इनके थ्रू कैसे इंटरेक्शन होगा, इसमें किस तरीके से हमारे पास जो पर्टिकुलर वेबसाइट है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी भी वेबसाइट का जो यूआई है, जो आप अभी आपने HTML में पहले से बना के रखा है, तो HTML तो आपका वही है, ये कोई भी एंगुलर आपको कोई भी HTML डिजाइनिंग का कोई टैग प्रोवाइड नहीं करता है। एंगुलर जितना भी पर्टिकुलर वर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बेस्ड है, मतलब कंपोनेंट के अंदर जो डिजाइनिंग वाला काम है वो पूरा HTML का ही है। बस ये है कि आपका जो पर्टिकुलर जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं उनके अंदर के कंटेंट को ये डायनेमिक करता है, बाकी स्टैटिक कंटेंट आपका पूरा सेम है। CSS की यदि मैं बात करूँ तो पूरा CSS सेम है, एज इट इज़ है, जो आपने नॉर्मल डिज़ाइन में यूज़ करते हो वैसे ही आपको यूज़ करना है। आप इंटरनल लेवल पे CSS को इस तरीके से हैंडल कर सकते हो। यदि आपके पास बहुत सारे रेडीमेड CSS की फाइल हैं पहले से, तो आप उसको पब्लिक के अंदर जा कर के रख के उनके पाथ को लिंक कर सकते हो। एक्सटर्नल CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन CSS, तीनों टाइप के CSS आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो एवरीथिंग यू कैन मैनिपुलेट बाय द विथ द ओल्डर टेक्निक्स, मतलब आपको इसमें HTML CSS के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशंस नहीं करना है। बस ये है कि थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट के अंदर ज़रूर आपको थोड़ा मैनिपुलेशंस करना है। और इसके अंदर आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि जितनी चीज़ें आपको लिखनी है सब कुछ आपको क्लास के फॉर्म में ही लिखनी है। इसमें रिएक्ट जैसा ऑप्शन आपके पास नहीं है कि रिएक्ट में दो ऑप्शन है आपके पास कि आप इसको फंक्शनल वे में भी लिख सकते हो, रिएक्ट में मतलब फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी बना सकते हो, लेकिन इसके अंदर हर चीज़ क्लास के फॉर्मेट में है। डेकोरेटर्स, मेटा डेटा, लाइब्रेरी, सर्विसेज, डिपेंडेंसी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर हमें मैनेज करनी होती हैं। तो क्या क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं एंगुलर में जो आपको सीखना है? सबसे पहले तो कंपोनेंट्स, ठीक है। अब खुद सोचो आपके रिएक्ट में सिर्फ इतना ही है, ये जितने भी कंपोनेंट्स है रिएक्ट के अंदर, बाकी कुछ भी ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स HTTP क्लाइंट, राउटिंग, फॉर्म्स, ये चीज़ें हैं। बाकी मॉड्यूल्स, टेम्पलेट्स, डायरेक्टिव्स, सर्विसेज, ये जो चार एक्स्ट्रा चीज़ें आपको एंगुलर में मिलती है, ठीक है, ये चीज़ें आपको रिएक्ट में नहीं मिलेगी। तो इन सभी चीज़ों पे हमें फोकस करना है। बेसिकली ये सबसे की पॉइंट्स हैं जो पूरे एंगुलर में आपको सीखनी है कि हाउ टू क्रिएट कंपोनेंट्स, हाउ टू मैनेज मॉड्यूल्स, हाउ टू क्रिएट टेम्पलेट्स, हाउ टू क्रिएट डायरेक्टिव्स एंड मैनेज डायरेक्टिव, हाउ टू क्रिएट सर्विसेज एंड इंजेक्ट, जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है वो सर्विसेज के लिए ही यूज़ होता है। हाउ टू क्रिएट पाथ, इसमें आपको रूटिंग भी बनाना पड़ेगा, पाथ भी बनाना पड़ेगा। जैसे आपके पास मल्टीपल पेजेस यदि आप मैनेज करोगे तो वो रूटिंग से ही मैनेज होगा। फॉर्म्स, फॉर्म्स मतलब वही जैसे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म, ये सब चीज़ें, इसमें फॉर्म के बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। रिएक्टिव फॉर्म्स भी बनता है, टेम्पलेटेड फॉर्म्स भी बनता है, नॉर्मल HTML फॉर्म्स भी आप बना सकते हो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ HTTP कम्युनिकेशन और HTTP क्लाइंट, जिसके थ्रू हम किसी भी टाइप के APIs को कंज्यूम करते हैं एंगुलर के एप्लीकेशंस के अंदर या एंगुलर के अंदर के कंपोनेंट्स के अंदर। तो HTTP क्लाइंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इतना अभी आप अपने मशीन के अंदर बस आप इन्वायरमेंट क्रिएट करो और प्रोजेक्ट क्रिएट करो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन से किस तरीके से हम कंपोनेंट बनाते हैं, कैसे कस्टम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वो सभी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इसके पहले आप अपने मशीन पे एंगुलर का पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, ठीक है। और जावा स्क्रिप्ट यदि हो सके तो थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट स्पेशली आप देख सकते हो, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जैसा ही टाइप स्क्रिप्ट है। तो थोड़ा सा मैं टाइप स्क्रिप्ट का भी नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि किस तरीके से टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट में डिफरेंस है और कैसे हम टाइप स्क्रिप्ट को मैनेज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट भी आप टाइप स्क्रिप्ट को चला सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एंगुलर के अंदर ही चलाना है। कितने लोगों को टाइप स्क्रिप्ट आता है पहले से? थोड़ा बहुत आता है किसी को? सर मैंने एंगुलर पे काम भी किया हुआ है लाइव। हेलो? सर सर आप मैंने क्यों नहीं सिखा रहे हो टाइप स्क्रिप्ट?
टाइप स्क्रिप्ट में एंगुलर के अंदर ही सिखाऊंगा, अलग से नहीं सिखाऊंगा, एंगुलर के अंदर ही यूज़ करूँगा, वही है जावा स्क्रिप्ट जैसे ही है पूरा। मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप पढ़ के देख लेना। ठीक है सर। ठीक है, चलिए ठीक है। हेलो।